हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसा आंकड़ा देते हैं जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। 18वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगभग 23% था और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो ये आंकड़ा महज 3% पर आ गया था। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये तो पूरे आर्थिक सिस्टम को तोड़ने और उसे अपने फायदे के लिए फिर से बनाने की कहानी है। आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे पूरी तरह से बदल दिया। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और ये हमारी पूरी चर्चा की कह सकते हैं नींव रखता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ एक और आक्रमण या शासन नहीं था जैसा भारत ने पहले देखा था। ये एक मौलिक बदलाव था। स्रोत इसे साफ तौर पर कहते हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के लिए पूरी तरह से बदलने की एक सोची समझी प्रक्रिया थी। भारत को एक उत्पादक से एक बाजार में तब्दील कर दिया गया। स्रोत बताता है कि भारत उस समय एक बड़ा विनिर्माण राष्ट्र था। दुनिया भर में भारतीय कपड़ों, मसालों, हस्तशिल्प की धूम थी। ये सब कैसे और कहां से बदलना शुरू हुआ? इसकी जड़ें हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बाद लागू की गई एक नीति में, जिसे स्रोत एक तरफा मुक्त व्यापार या वन वे फ्री ट्रेड कहता है। नाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मुक्त व्यापार, लेकिन ये पूरी तरह से एक तरफा था। एक तरफा कैसे? इसका असल में मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में मशीनों से बना सस्ता माल बिना किसी टैक्स या रोक टोक के भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से आने लगा। बाजार पूरी तरह से खोल दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ जब भारतीय उत्पाद जैसे कि हमारा मशहूर कपड़ा यूरोप के बाजारों में जाता तो उस पर लगभग 80% तक का भारी भरकम टैक्स या टैरिफ लगा दिया जाता था। 80%? मतलब भारतीय माल को जानबूझकर इतना महंगा कर दिया गया कि कोई उसे खरीद ही ना सके। ये तो मुक्त व्यापार नहीं, ये तो संरक्षित ब्रिटिश व्यापार हुआ जिसे भारत पर थोप दिया गया था। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि 1820 आते आते भारतीय निर्यात के लिए यूरोपीय बाजार लगभग बंद ही हो गए। एक तरफ से आपका माल बाहर बिकना बंद हो गया और दूसरी तरफ आपके घर का बाजार विदेशी माल से भर गया। भारतीय कारीगरों के लिए ये एक दोहरी मार थी, वो दोनों तरफ से हार रहे थे। इसका असर तो बहुत भयानक हुआ होगा। स्रोत में विलियम बेंटिंग का एक बहुत ही मार्मिक उद्धरण है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेंटिंग खुद भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने लिखा, इस दुर्दशा की मिसाल वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कहीं मिले। सूती बुनकरों की हड्डियां उत्तर भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं। ये लाइनें रोंगटे खड़े कर देती हैं और जैसा आपने कहा, ये कोई आलोचक नहीं बल्कि ब्रिटिश राज का सर्वोच्च अधिकारी कह रहा था। वो अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे भारत का सबसे बड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, तबाह हो रहा था। लाखों बुनकर, रंगरेज, कारीगर रातों रात बेरोजगार हो गए। उनके पास कोई दूसरा हुनर नहीं था, कोई और काम नहीं था। तो ये लाखों लोग जो बेरोजगार हुए, वे गए कहाँ? शहरों में तो काम रहा नहीं। यहीं पर एक और बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई जिसे स्रोत ग्रामीणीकरण या रूरलाइजेशन कहता है। जब शहरों में काम खत्म हो गया तो ये कारीगर और दस्तकार वापस अपने गांवों की ओर भागने लगे। उनके पास खेती करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इससे जमीन पर दबाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो जमीन पहले से ही एक आबादी का पेट पाल रही थी, उस पर अब लाखों लोगों का अतिरिक्त बोझ आ गया। और मुझे लगता है यहीं पर रेलवे की भूमिका भी आती है। हमें अक्सर बताया जाता है कि रेलवे भारत के लिए एक तोहफा था, उसने देश को जोड़ा। लेकिन क्या स्रोत इस बारे में कुछ और कहता है? हाँ, स्रोत में D.H. बुकैनन का एक बहुत अच्छा उद्धरण है जो इस पर रोशनी डालता है। वो कहते हैं, अलग थलग आत्मनिर्भर गांव के कवच को स्टील की रेल ने भेद दिया और उसका जीवन रक्त बह गया। रेलवे ने ब्रिटिश माल को भारत के दूर दराज के गांवों तक पहुंचाने का काम किया। जहां पहले स्थानीय कारीगरों का माल बिकता था, अब वहां मैनचेस्टर की मिलों का सस्ता कपड़ा पहुंचने लगा। तो रेलवे ने इस विद्योगीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। मतलब रेलवे का प्राथमिक उद्देश्य भारत को जोड़ना नहीं था, बल्कि भारत के बाजारों पर कब्जा करना और यहां से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना था। स्रोत में शशि थरूर का भी एक जिक्र है जो इस पूरी कहानी का सार बताता है। भारत एक महान विनिर्माण राष्ट्र से सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। एकदम सही। भारत अब ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा कपास, जूट, रेशम और नील जैसी चीजें उगाने वाला एक खेत बन गया था। और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं।
विश्व विनिर्माण निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो कभी 27% थी, वो गिरकर महज 2% रह गई। ये एक पूरी सभ्यता के आर्थिक पतन की कहानी है। ये तो कारीगरों और उद्योगों की कहानी हुई, शहरों की कमर टूट गई। लेकिन जब ये लाखों लोग वापस गांवों की तरफ भागे तो जाहिर है जमीन पर जो पहले से बोझ था वो तो कई गुना बढ़ गया होगा। तो क्या कृषि क्षेत्र में हालात बेहतर थे? नहीं, वहां स्थिति और भी खराब थी, बल्कि कहा जा सकता है कि बदतर थी। स्रोत के अनुसार किसान एक तिहरे बोझ यानी ट्रिपल बर्डन के तले दब गया था। ये एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। ये 3 बोझ थे: सरकार, जमींदार और साहूकार। चलिए इस तिहरे बोझ को थोड़ा और खोलते हैं। सरकार, जमींदार और साहूकार, ये तीनों मिलकर किसान का शोषण कैसे कर रहे थे? सबसे पहले सरकार, ब्रिटिश सरकार ने जमीन से लगान वसूलने के नए नए तरीके इजाद किए, जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। स्रोत साफ कहता है कि इन सभी व्यवस्थाओं का एकमात्र मकसद था ज्यादा से ज्यादा और एक निश्चित राजस्व वसूलना। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फसल अच्छी हुई है या खराब, सूखा पड़ा है या बाढ़ आई है, उन्हें अपना तय हिस्सा चाहिए ही था। मतलब किसान की भलाई या कृषि में सुधार उनकी प्राथमिकता थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरा बोझ था जमींदार का। नई व्यवस्था में जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया और उसे बहुत ज्यादा शक्तियां दी गईं। वो जब चाहे किसान को उसकी जमीन से बेदखल कर सकता था। इसके अलावा वो लगान के ऊपर भी कई तरह के अवैध टैक्स लगाता था और बेगार करवाता था, यानी बिना किसी मजदूरी के काम। और तीसरा बोझ साहूकार, मुझे लगता है ये सबसे खतरनाक रहा होगा। हाँ, क्योंकि साहूकार के चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल था। तय तारीख पर लगान चुकाने के लिए किसान को अक्सर साहूकार से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि ये साहूकार अक्सर गांव का अनाज व्यापारी भी होता था। ओहो, तो इसका मतलब है कि वो किसान को मजबूर करता होगा कि फसल कटने के बाद वो अपनी उपज उसे ही सस्ते दामों पर बेच दे ताकि कर्ज चुकाया जा सके। ये तो हर तरफ से शोषण था। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोत ये भी बताता है कि साहूकार का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो पुलिस और अदालतों को भी अपने पक्ष में कर लेता था। झूठे दस्तावेजों और मुकदमों के जरिए वो धीरे धीरे किसान की जमीन पर कब्जा कर लेता था। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाता था। लेकिन क्या ये जमींदार वही पुराने पारंपरिक जमींदार थे जिनका गांव से पीढ़ियों का कोई रिश्ता था, या इस व्यवस्था में भी कोई बदलाव आया? ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव था जिस पर स्रोत काफी जोर देता है। नहीं, ये पुराने जमींदार नहीं थे। पुरानी व्यवस्था में जमींदार अक्सर गांव में ही रहता था और उसका किसानों से एक सामाजिक रिश्ता भी होता था, चाहे वो शोषक ही क्यों ना हो। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के कारण जमीन एक बिकने वाली चीज बन गई। स्रोत बताता है कि 1815 तक बंगाल की आधी से ज्यादा जमीन नए हाथों में चली गई थी। और ये नए लोग कौन थे? ये थे शहरों में रहने वाले व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और साहूकार, जिन्होंने मुनाफे के लिए जमीन में निवेश किया था। इससे एक नई प्रथा का जन्म हुआ जिसे अनुपस्थित जमींदारी या एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहा गया। अच्छा, मतलब जमींदार अब गांव का हिस्सा नहीं रहा, वो एक तरह से एक कॉर्पोरेट मालिक जैसा हो गया जो गांव को बस एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा है, जिसे सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, वहां के लोगों की भलाई या जमीन के सुधार से नहीं। को रखते थे जो किसानों पर और भी ज्यादा जुल्म करते थे। तो इन सब का कुल मिलाकर नतीजा क्या हुआ? उद्योग तबाह हो गए, लोग खेती की तरफ भागे और खेती में किसानों पर तिहरा बोझ था। साथ ही जमींदारी का चेहरा भी बदल गया था। इसका कृषि पर क्या असर पड़ा? नतीजा था कृषि में ठहराव और लगातार गिरावट, जिसे स्रोत स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहता है। इसकी वजह अब हमें साफ दिख रही हैं। किसान पूरी तरह से कंगाल था। जो भी वो थोड़ा बहुत उगाता, उसका बड़ा हिस्सा लगान, कर्ज और अवैध वसूली में चला जाता था। उसके पास न तो खेती में सुधार करने के लिए पैसा था, न ही कोई प्रोत्साहन। और जमींदार को निवेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था, जमीन को बेहतर बनाना नहीं। और सरकार ने तो कृषि, सिंचाई, तकनीक या किसानों की शिक्षा पर लगभग कोई खर्च ही नहीं किया। उनकी एकमात्र प्राथमिकता राजस्व थी। इसके ऊपर एक और समस्या पैदा हुई, जिसे स्रोत उपसामंतवाद या सब इन्फ्यूडेशन कहता है। ये क्या है? ये तो और भी जटिल लग रहा है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। अनुपस्थित जमींदार अपना लगान वसूलने का अधिकार किसी और को किराए पर दे देता था।
वो दूसरा व्यक्ति अपना मुनाफा रखकर उसे आगे किसी और को किराए पर दे देता था। कभी-कभी जमींदार और असल में खेती करने वाले किसान के बीच 50-50 बिचौलिए तक होते थे। 50 बिचौलिए, हर कोई अपना हिस्सा निकाल रहा है और सारा बोझ आखिर में उस किसान पर आ रहा है जो असल में मेहनत कर रहा है। ठीक यही होता था और इसका एक और नतीजा ये हुआ कि जमीन बहुत छोटे-छोटे अलाभकारी टुकड़ों में बंट गई, जिस पर किसी भी तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना नामुमकिन था। इसका अंतिम परिणाम था लगातार कम उत्पादकता। भारतीय कृषि एक ऐसे गहरे गड्ढे में गिर गई जहां से निकलना मुश्किल था। न किसान के पास पैसा था, न जमींदार की इच्छा थी और न सरकार की कोई नीति। तो आज की इस चर्चा का सार यह है कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी जिसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ा गया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य के एक उपांग के रूप में फिर से जोड़ा गया। भारत को एक महान विनिर्माण केंद्र से बदलकर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और उनके तैयार माल के लिए एक बाजार बना दिया गया। उद्योगों का विनाश हुआ और कृषि पर इतना बोझ डाला गया कि किसान और जमीन दोनों ही बर्बाद हो गए। बिल्कुल, ये पूरी तरह से भारत के आर्थिक ढांचे को बदलने की कहानी है। ये सिर्फ धन की निकासी नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया कि वो हमेशा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहे। यहाँ एक विचार छोड़ते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। स्रोत हमें आर्थिक पतन का एक विस्तृत खाका देता है। सोचने वाली बात यह है कि इस आर्थिक तबाही और अनुपस्थित जमींदार जैसे नए सामाजिक वर्गों के उदय ने 19वीं और 20वीं सदी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलनों को कैसे आकार दिया होगा। आखिरकार किसी देश की आज़ादी की लड़ाई की जड़ें उसकी आर्थिक पीड़ा में ही तो होती हैं।